हम देख रहे हैं भैया चैप्टर 10 यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। तो सेक्शन 135 से 166 135 से लेकर 166 तक दिया हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस। अब 135 क्या कहता है? द ऑर्डर इन विच विटनेस आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अगर उस ऑर्डर की हम बात करें, क्रम की बात करें जिसमें किसी साक्षियों को, गवाहों को प्रोड्यूस किया जाएगा एंड एग्जामिन, और फिर उन्हें एग्जामिन किया जाएगा, shall be regulated by the law relating to civil and criminal procedure। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर की जब हम बात करेंगे तो भैया जो सीपीसी है, सीपीसी का ऑर्डर 18 आपको बताता है हियरिंग ऑफ सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली एंड द एब्सेंस ऑफ सच लॉ बाय द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। देख लीजिएगा आप कि अगर एविडेंस कोई प्रोड्यूस की जानी है और किसी विटनेसेस को एग्जामिन किया जाना है तो उनके लिए जो क्रम तैयार होगा, क्रम डिसाइड होगा, वो या तो सीपीसी के ऑर्डर 18 के अकॉर्डिंग होगा या सीआरपीसी की हम बात करें तो सीआरपीसी में चैप्टर 18, 20, 21, 22 एंड 28 इन चैप्टर से रेगुलेट होगा। और अगर इनमें भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चीज नहीं आती है, तो उस स्थिति में क्या है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट फिर तय करेगा कि किस ऑर्डर में उनको लिया जाना है। तो ये कहते थे ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड, वो क्रम जिसमें किसी साक्षियों को प्रोड्यूस किया जाना है और उनको एग्जामिन किया जाना है, शैल बी रेगुलेटेड बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रेस्पेक्टिवली। और अगर इनमें से कोई नहीं है तो एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट। अब मेनली क्या देखा गया है, क्रम तय करने का जो प्रिविलेज है वो हमेशा किसको दिया गया है? लॉयर्स को दिया गया कि लॉयर्स ही बताता है कि भैया किस किस तरीके से वो अपने जो विटनेसेस है एक के बाद एक देगा। अब अगर हम सिविल केसेस की बात करते हैं तो हमेशा जो है विटनेसेस को प्रोड्यूस करने का जो बर्डन है किसके ऊपर होगा? प्लेंटिफ के ऊपर होगा, फिर उसके बाद डिफेंस के ऊपर होगा। और अगर क्रिमिनल केस की बात करते हैं तो क्रिमिनल केस की स्थिति में तो सबसे पहले जो विटनेसेस को प्रोड्यूस करने की जो जिम्मेवारी होती है वो प्रोसिक्यूशन की होगी। और जिस समय विटनेसेस को प्रोड्यूस किया जा रहा है, एग्जामिन किया जा रहा है, उस समय नियम ये है कि भैया विटनेसेस शुड बी एग्जामिन्ड वन बाय वन। विटनेसेस को एक के बाद एक विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा। When a witness is being examined, अब उस स्थिति में जहाँ एक के बाद दूसरे विटनेस को एग्जामिन किया जा रहा है और पहले वाले का एग्जामिनेशन चल रहा है तो दूसरे वाले के लिए से ये अपेक्षा करते हैं, हमेशा यही प्रयास किया जाता है कि वो उस समय वहां पर उपस्थित ना रहे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर वो वहां उपस्थित है तो उसकी एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। लेकिन तब उस स्थिति में क्या होगा, इस चीज का नोट फाइल पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा कि जो ए विटनेसेस है उसका साक्ष्य रिकॉर्ड किया गया और जिस समय इनका साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा रहा था उस समय वहां पर बी जो विटनेस है वो भी उपस्थित था। The witnesses should be examined one by one, and when a witness is being examined, other witnesses to be examined afterwards must not be allowed to remain in the courtroom. If a witness remain, so his examination cannot be refused. However, a note is to be made to the extent that he was present in the courtroom when another witness was being examined. तो उस समय ये नोट बना दिया जाएगा कि जो पहला वाला विटनेस है उसको एग्जामिन किया जा रहा है। अब जब इन विटनेसेस की गवाही की जाएगी, इनके द्वारा साक्ष्य लिए जाएंगे, अब इस चीज को उनके साक्ष्य की ग्राह्यता को कौन तय करेगा? ये भैया कोर्ट का काम है कि जो साक्ष्य की ग्राह्यता है उसे कोर्ट तय करेगा। When either party proposes to give evidence of an effect, जो 136 में दे रखा है, judge is to decide as to admissibility of evidence। उस स्थिति में जब किसी एक पक्षकार ने कोई एविडेंस प्रोड्यूस किया या उसे प्रपोज करता है
When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact if proved would be relevant. तो उस समय क्या है, जज साहब पूछ सकते हैं कि भैया किस तरीके से आप जो जिस संबंध में ये साक्ष्य दे रहे हैं ये किस संबंध में किस तरीके से रेलिवेंट होगा. And judge shall admit the evidence if think that the fact if proved would be relevant and not otherwise. अगर जज साहब को लगता है, कोर्ट को लगता है कि जिस तथ्य को प्रोड्यूस किया जा रहा है, साबित किया जा रहा है, साबित होगा, जो साबित है वो रेलिवेंट है, तो उस समय तो वो एडमिसिबल होगा, और अन्यथा की स्थिति में उसे एडमिसिबल नहीं किया जाएगा. अब देखो दूसरी चीज ये है भैया, कोर्ट को ये पावर भी दी हुई है कि किस सीक्वेंस में जो एविडेंस है उनको एडमिट किया जाना है. एक सीक्वेंस होता है कि पता लगा ए की विटनेसेस पहले लेनी है या बी की विटनेसेस पहले लेनी है, या कोई कोरिलेटिव विटनेसेस है, तो उस समय की क्या स्थिति होगी. अब इसके लिए देख लीजिएगा, इफ द फैक्ट प्रपोज टू बी proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact. अगर जिस तथ्य को साबित करने की बात कर रहे हैं, जिस तथ्य को जिस संबंध में एविडेंस दी जानी है उसके बारे में अगर ये चीज है वो किसी दूसरे तथ्य के साबित होने पर डिपेंड करता है. Such last mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first mentioned. यानी कि एक तथ्य का साबित होना चाहे किसी दूसरे तथ्य के साबित होने पर डिपेंड करता है, तब उस स्थिति में दूसरे तथ्य को पहले साबित किया जाएगा. Unless the party undertakes to give proof of such fact and the court is satisfied with such undertaking. अब इसके लिए आप इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा. जो पहला इलस्ट्रेशन है ए इलस्ट्रेशन क्या कहता है, सीधे सीधे से भैया अगर किसी डाइंग डिक्लेरेशन को आप प्रूव करना चाहते हो तो डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करने से पहले डेथ को प्रूव करना होगा. It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 32. The fact that the person is dead must be proved by a person proposing to prove the statement before evidence is given of the statement. ये किसने लिख दिया? प्रिया का डाउट है. ये किसी और को भी आवाज धीरे आ रही है? आवाज में किसी को दिक्कत? अभी दो को छोड़ कर प्रिया, प्रिया, मनीष. जी सर, आ रही है. आवाज में कोई दिक्कत भी है? नहीं आ रही. सर बहुत हल्की आवाज आ रही है. तुम्हारी तरफ से दिक्कत है? पता नहीं क्यों. कोई बात नहीं, अभी थोड़ा कोशिश करो जैसे भी है. भैया बाकी किसी को आवाज में कोई दिक्कत है? चलिए खैर इसको आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का सेक्शन 32 में अगर किसी डाइंग डिक्लेरेशन को हमें प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या है, उसकी जो डेथ है उसको पहले प्रूव करना होगा. तो यही तो कह रहे हैं कि द फैक्ट proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact. यानी कि अगर दूसरा वाला साबित हो जाएगा तभी इस वाले तथ्य की जो एडमिसिबिलिटी है इसको साबित होने के लिए ये एडमिसिबल होगी. अब इसके लिए देखो बी इलस्ट्रेशन और देख लीजिए. बी इलस्ट्रेशन सीधा सीधा सा कहता है, जहां ए व्यक्ति कहता है, एक व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस देना चाहता है, तो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले उसे ये साबित करना होगा कि जो उसकी प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी एविडेंस क्या है, वो खो चुकी है, ओरिजिनल उसने खो दिया है.
It is proposed to prove by a copy the content of document said to be lost. The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy before the copy is produced. तो उस स्थिति में जो सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए कब एलिजिबल होगा, जब वो पहले ये साबित कर देगा जब वो कि जो ओरिजिनल है वो हो चुका है। अब देखो हमें मनीष बताएंगे कि भैया वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं जिनमें कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है और कहां दी हुई है। मनीष। मनीष। श्रेयांश। यस सर। भैया कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई व्यक्ति सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है? सर सिर्फ एक डाइंग डिक्लेरेशन में। भाई चाचा सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए डाइंग डिक्लेरेशन भी देगा बस? सॉरी सर, मैं वो समझ गया, यस से समझ गया, सॉरी। नहीं याद आ रहा, सॉरी। अमिता बताइए। सर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है, हो सकता है गलत पता हो। सर जब प्राइमरी एविडेंस को प्रोड्यूस ना किया जा सकता हो या वो डिस्ट्रॉय हो गया हो या उसको लाने में सर बस इतना ही पता है, मैं भूल गई। कहाँ दिया हुआ बेटा कि सेकेंडरी एविडेंस के लिए प्रोविजन कहाँ? सर ये दिया हुआ है सेक्शन हर्षित मेहता। यस सर। बेटा कहा दिया हुआ है कि जब आप जो है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए जो परमिशन है, कोर्ट किन परिस्थितियों में परमिशन देगा? ऐसी जो परिस्थितियां किस सेक्शन में दी हुई है? तो सेकेंडरी एविडेंस तो सेक्शन 63 में दे रखा है। अबे भैया मैंने ये पूछा कि किन परिस्थितियों में सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी, वो परिस्थितियां कहाँ किस सेक्शन में दी हुई है? देखो भैया ये तो पक्की बात है, पढ़ तो कोई भी नहीं रहा। कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बताया। सेक्शन 65 में वो परिस्थितियां, वो सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं जिन स्थितियों में जब प्राइमरी एविडेंस दी और सेकेंडरी एविडेंस दी जाएगी। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट मे बी गिवन as provided under section 65 of Indian Evidence Act। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि जब एक तथ्य किसी दूसरे के तथ्य के साबित होने पर डिपेंडेंसी है उसकी, तो पहले तथ्य दूसरे तथ्य को साबित करेंगे, फिर उसके बाद पहले की एडमिसिबिलिटी होगी। लेकिन the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved। अगर हम तथ्यों की सुसंगतता की बात करते हैं, पहले जो साबित होगी, द जज में इन हिज डिस्क्रिप्शन। अब कोर्ट को क्या है, जो कोर्ट है वो अपने डिस्क्रिप्शन अप्लाई करेगा कि किस तथ्य को पहले साबित कराया जाना है। आइदर परमिट एविडेंस ऑफ फर्स्ट फैक्ट टू बी गिवन बिफोर द सेकंड फैक्ट इज प्रूव्ड और रिक्वायर एविडेंस टू बी गिवन द सेकंड फैक्ट बिफोर एविडेंस इज गिवन ऑफ द फर्स्ट फैक्ट। अब इसके लिए देखो, इस यहाँ से देख लीजिए कि ए अभियुक्त है चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का। अब उसने कहता है कि भैया चोरी की संपत्ति उसके कब्जे में थी नहीं। अब यहाँ पे दो चीजें आपको तय कर सकते हैं। पहले तो एक तो क्या है, जो प्रॉपर्टी है उसको आइडेंटिफाई करा सकते हैं।
A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen. It is proposed to prove that he denied possession of the property. अब उसने क्या प्रॉपर्टी का पोजीशन को डिनाई कर दिया कि भैया उसके पास था ही नहीं। अब यहाँ कोर्ट क्या करेगा? द रेलिवेंसी ऑफ डिनाइल डिपेंड्स ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। फिर वो प्रॉपर्टी जो है उसकी आइडेंटिटी के ऊपर है उसका डिनाइल कि वो चोरी की प्रॉपर्टी है भी या नहीं। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन कोर्ट फिर अपना विवेक यूज करेगा और क्या करेगा? आइदर रिक्वायर द प्रॉपर्टी टू बी आइडेंटिफाइड, या तो पहले प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करा लेगा बिफोर द डिनाइल ऑफ द पोजीशन इज प्रूव, और परमिट द डिनाइल ऑफ द पोजीशन टू बी प्रूव्ड बिफोर द प्रॉपर्टी इज आइडेंटिफाइड, या उसमें से क्या जो डिनाइल है उसको पहले प्रूव करा लेगा। तो दोनों में से किसी को भी पहले वो प्रूव करा सकता है। ये डिस्क्रिप्शन है किसका? कोर्ट का। 137 आप देख लीजिए। 137 बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ। देखिए जब किसी विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जाएगा तो तीन चीजें होती है, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन इन चीफ है उस पार्टी के द्वारा किया जाएगा जिस पार्टी ने उस विटनेसेस को कॉल किया है। मान लीजिए सपोज कीजिए कोई किसी मामले में ट्रायल चल रहा है, यानी कि ए व्यक्ति के खिलाफ एक 307 का मैटर चल रहा है। अब सबसे पहले जो एविडेंस प्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी है जो प्रोसिक्यूशन की होती है कि सबसे पहला जो केस को अपनी बात सिद्ध करनी होती है वो प्रोसिक्यूशन को सिद्ध करना होता है अपना केस। कोई मुझे ये बताएगा कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को ही क्यों सिद्ध करना होता है? डिफेंस को क्यों सिद्ध करना नहीं होता अपनी बात? प्रोसिक्यूशन ही क्यों प्रूव करेगा पहले? सर क्योंकि केस तो उसने फाइल किया है ना। अच्छा, उसने तो किया है। उस पर ही बर्डन है प्रूव करने का। अगर क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन है प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही मामला इनिशिएट किया गया है जो एफआईआर लॉन्च हुई है, और फिर 101 आपका कहता ही है कि जो हु द बर्डन टू प्रूव ए फैक्ट शैल लाई अपॉन ए पर्सन हु असर्ट द फैक्ट। तो अब इसी स्थिति में ही द एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड हिज एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी कि जिस पार्टी ने किसी विटनेसेस को कॉल किया है, जिस पार्टी के फेवर में कोई विटनेसेस आया है, तो उस समय जो सबसे पहली बात जो उसके खुद पार्टी के द्वारा अपने विटनेस का जब एग्जामिनेशन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। अब क्या होगा? प्रोसिक्यूशन ने अपने एक विटनेस बुलाया और उसका जो है चीफ करा दिया। अब दूसरे पक्ष को मौका दिया जाएगा। दूसरे पक्ष को मौका जब दिया जाएगा, अच्छा एक चीज और है भैया, जब हम कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट में केवल जो एविडेंस दी जाती है, जो विटनेसेस के द्वारा साक्ष्य दिया जाएगा, वो कुछ प्रश्नों के उत्तर में होगा। प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर दिया जाएगा। वहां पर कोई स्पीच नहीं दी जाएगी एविडेंस उसके साक्षी के द्वारा। क्यों? क्योंकि कोर्ट केवल रेलिवेंट फैक्ट और रेलिवेंट एविडेंस की ही बात करता है। कोर्ट में वही एडमिसिबल होंगे और उनसे संबंधित ही बात की जाएगी। इसलिए हमेशा जो चीफ हो या क्रॉस एग्जामिनेशन हो या री एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा। क्वेश्चन होगा, उसका एक आंसर है, वो वही राइट डाउन कर दिया जाएगा। अब क्रॉस एग्जामिनेशन उस पार्टी के द्वारा होगा जो उसकी एडवर्स पार्टी है। द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। आबिदा सर एग्जामिनेशन इन चीफ में भी क्वेश्चन की फॉर्म में एविडेंस लिया जाएगा? मैं समझी नहीं सर। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन और इसमें क्या फर्क हो जाएगा? ऐसा होता है भैया, जो चीफ लिखाया जाएगा, चीफ के लिए क्या है, अपने आप जो कोर्ट है, सॉरी जो अपने आप ही बोलना शुरू नहीं करेगा। उससे क्या है, जो चीफ के लिए एक तरीके से उससे क्वेश्चन बताते चले जाएंगे और सीधे से वो उनका आंसर निकालता चला जाएगा। अब उसके लिए क्या है, प्रोसिक्यूशन अपने आप को तैयार करता है कि उसका जो चीफ है किस फॉर्म में लिखवाना है। तो वो ऐसा तो है नहीं कि गया जैसे उसने क्या घटना देखी एफआईआर की तरह जाकर बोलना शुरू कर दिया और वो लिख देगा। जी जी जी, ठीक है। तो जो अपने मतलब की बातें हैं, अपने यानी कि देखो मेन चीज क्या है, विटनेसेस के देखो सीधी सी बात है, विटनेसेस को इस बारे में जानकारी नहीं होती है उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो हमेशा जो जिस पार्टी ने उसको कॉल किया है वो उन चीजों को अपनी बात साबित कराने के लिए अपने मतलब की ही बातें उससे बुलवाती है।
मोस्टली। और फिर उसके बाद क्या है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो दूसरे पक्ष की क्या होती है, दूसरा पक्ष कोशिश ये करता है कि उन तथ्यों को बाहर निकाला जा सके जिन तथ्यों के उसका जो क्रेडिट है तो उसको इम्पीच किया जा सके। जो क्रॉस एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं उसका जो मेन पर्पज है, मेन पर्पज भी तीन हुआ है। पहला पर्पज क्या है, जो सच है उस, भैया इसे माइक कर लिया करो, जो सत्य बात है उसको बाहर निकाल करके लेकर आना है। टू एलिसिट फ्रॉम एन एडवर्स विटनेस समथिंग इन योर फेवर। सेकंड जो बात करते हैं, जो पहली पार्टी का, जो एग्जामिनिंग पार्टी का, जो जिस पार्टी की तरफ से कोई विटनेस आया है उसके पक्ष को कमजोर करना, उसको वीकन करना है, तो उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य को क्रॉस एग्जामिनेशन में कोशिश ये की जाएगी उसको तोड़ा जाए। और तीसरा उसका उद्देश्य ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का, इस चीज को एक्सपीरियंस, इस चीज को रिलाई कराया जाए कोर्ट को कि भैया ये जो विटनेस आया है, ये जो साक्षी आया है, ये अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है और इसकी जो साक्ष्य है इस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तीन चीजों को दिमाग में रखकर, तीन चीजों के ऑब्जेक्ट को लेकर के क्या है। सर ये ऑब्जेक्ट प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए। ऑब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, पहली बात तो ये कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस क्या होता है, किस लिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की हम जब बात करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये होता है कि जो साक्षी, जो विटनेसेस गवाही देने के लिए आया हुआ है, साक्ष्य देने के लिए आया हुआ है, उससे हमें सच बाहर निकलवाना है। भाई अगर एग्जामिनेशन इन चीफ की हम बात करते हैं तो पहली पार्टी ने अपनी बात कहलवा दी, अब वो सच है या गलत है इसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन में चेक करते हैं, उसके पर्पस की तो बात ये हो गई। अब मान लीजिए उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या होता है कि किस ऑब्जेक्ट के लिए हमें क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। इसको बेटा तीन चीजों में, तीन पॉइंट पे हम मेनली फोकस करते हैं। पहली चीज तो ये करते हैं कि सीधे सीधे से जो एडवर्स विटनेस है, जो विटनेस है वो एडवर्स है, यानी कि वो अपने फेवर की ही बात कर रहा है और इन्होंने जानबूझकर अपने पक्ष में गवाही देने के लिए इसे बुलाया हुआ है। ये जो विटनेस है उस पार्टी से मिला हुआ है जिस पार्टी ने इसको कॉल किया हुआ है। ये इसका क्या है, इंटरेस्टेड विटनेस है या रिलेटिव विटनेस है। दूसरी चीज क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय और वीकन द फोर्स ऑफ व्हाट द विटनेसेस हैज सेड अगेंस्ट यू। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में उन चीजों के लिए कोशिश ही की जाती है, उन चीजों को खत्म किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वीकन की, कमजोर किया जाएगा जो बातें विटनेसेस ने हमारे खिलाफ की गई है, कही है। तीसरा हम कोशिश ये करते हैं उसके एटीट्यूड से, विटनेस के एटीट्यूड से ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भैया ये जो विटनेस है ये विश्वास करने योग्य नहीं है, अतः इसका जो साक्ष्य है वो ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। इन तीन ऑब्जेक्ट को लेकर के क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। आगे चले भैया। सर मुझे डाउट है बेटा सर, ये जो फर्स्ट पॉइंट है एग्जाम चीफ एग्जामिनेशन वाला, मुझे इसमें ये डाउट है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी, तो सर जो प्रोसिक्यूशन को कौन बुला रहा है, प्रोसिक्यूशन को तो सर प्रोसिक्यूशन तो खुद पार्टी है ना। अरे भैया प्रोसिक्यूशन को नहीं बुलाना है, जो प्रोसिक्यूशन है अब भैया ऐसा होता है, आप मार्केट से जा रहे हैं और जैसे ही मार्केट से आप जो सामान परचेज कर रहे थे पीछे से दो व्यक्ति बाइक पर आए और आपका बैग छीन कर ले गए। आपने तुरंत 100 नंबर पे कॉल की, सुनते रहना बस, 100 नंबर पे जब कॉल करेंगे तो एक एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है। अब जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो इन्वेस्टिगेशन में जो है वो दोनों व्यक्ति पाए जाएंगे, उन्हें पकड़ लिया जाएगा और उनसे आपके जो बैग है, जो ऑर्नामेंट्स है वो रिकवर कर लिए जाएंगे। अब क्या होगा, केस चलेगा, ट्रायल चलेगा। जब ट्रायल चलेगा तो विटनेसेस, जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आएंगे तो सबसे पहले क्या है, जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उसका एविडेंस कराई जाएगी। उसकी एविडेंस कौन कराएगा, प्रोसिक्यूशन कराएगा। तो प्रोसिक्यूशन जिस विटनेस को कॉल कर रहा है, एक मिनट सर स्किप हो गया, एक बारी ये जो लास्ट सेंटेंस बोला था वो रिपीट कर दीजिए प्लीज। बेटा इसको देखो ध्यान से सुना करो। प्रोसिक्यूशन जिस विटनेस को कॉल कर रहा है उसका एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन के द्वारा होगा, तो एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। ठीक है, तो सर ये विटनेस खुद प्रोसिक्यूशन है, ये किसी और विटनेस की बात कर रही हैं, ये पूछ रही हूँ मैं। हेलो देखो अच्छा एक बात बताइए, आप अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी तरफ से गवाहों को प्रोड्यूस करेंगे? जी लाएंगे। तो
जब आप गवाहों को बुलाओगे एक के बाद एक, तो जो गवाह है दैट इज कॉल्ड विटनेसेस, जी और आप यहाँ प्रोसिक्यूशन है। जी, तो सर प्रोसिक्यूशन खुद भी तो विटनेस होता है ना। प्रोसिक्यूशन का मतलब, इसका मतलब आप नहीं जानते। तो सर सपोज मैं कंप्लेनेंट हूँ, तो हाँ। मैं भी तो विटनेस, मतलब एज ए विटनेस वहां पे स्टेटमेंट दूंगी ना। अरे भैया, आपकी तरफ से जो केस लड़ा जाता है वो केस लड़ा जाता है आपकी तरफ से केस, और आपकी तरफ से जब केस, उसके लिए जो प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजनकारी वकील वो आपको स्टेट है, ठीक है तो ठीक है स्टेट ठीक है। है, अब यहाँ समझ। पे स्टेट है वो प्रोसिक्यूशन कहलाएगा। अब आप यहाँ पे आप प्रोसिक्यूशन नहीं होंगे, प्रोसिक्यूशन होगा स्टेट। अब इस ठीक है एज ए विटनेस आपको कॉल करेगा पहले, क्योंकि जी आप सर, समझ गए सर, समझ गए। अब दूसरा देखो ये, अब फिर इसके बाद जब क्रॉस एग्जामिनेशन आपने देख लिया, जब दूसरे पर जो एडवर्स पार्टी है उसके द्वारा जब एग्जामिनेशन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिन्हें विटनेस को कॉल करने वाली पार्टी को लगता है कि भैया इन्हें क्लियर कर देना चाहिए या इनका एक्सप्लेनेशन हो जानी चाहिए, तो उस समय पे क्या, द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस सब्सिक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्ड हिम शैल बी कॉल्ड हिज री एग्जामिनेशन। तो उसके द्वारा जो पार्टी कॉल करने वाली पार्टी के द्वारा जब दोबारा कराया जाएगा, दैट इज कॉल्ड री एग्जामिनेशन। अब इसको आप ये देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन में सीधा सा भैया, पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, तो उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। Witness shall be first examination in chief, then if the adverse party so desire, अगर adverse party की इच्छा है तो उसके बाद क्या होगा, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। if the party calling him so desire, re-examine, और अगर जिस पार्टी ने उसे बुलाया तो उसके बाद दोबारा क्या होगा, उसका re-examination होगा। the examination and cross examination must relate to relevant fact। तो सीधी सी बात है भैया, हमेशा जो एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन की आप बात करोगे, हमेशा सुसंगत तथ्यों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। But the cross-examination need not to be confined to the fact to which the witness testified on his examination chief। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन की आप बात करते हो, ये जरूरी नहीं है कि केवल क्रॉस एग्जामिनेशन उन तथ्यों तक ही सीमित रहेगा जिन तथ्यों का वर्णन एग्जामिनेशन इन चीफ में किया गया है। एग्जामिनेशन चीफ रेलेवेंट फैक्ट से जुड़ा हुआ होगा, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे तो उससे आसपास की, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, क्या जब हम रजिस्टर क्रिएट करेंगे उसके अंतर्गत, या रेलिवेंसी क्रिएट करेंगे अपनी बातों को साबित करने के लिए, तो उससे जुड़ी हुई अन्य बातें भी हम पूछ सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन की जब बात करेगा, तो री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ मैटर रेफर्ड टू इन क्रॉस एग्जामिनेशन। उन मामलों को, जो चीजें निकल करके क्रॉस एग्जामिनेशन में आई है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, और वो उसके लिए कोर्ट से डायरेक्शन आएगी, परमिशन आएगी। एंड इफ न्यू मैटर इज बाय परमिशन ऑफ कोर्ट इंट्रोड्यूस इन री एग्जामिनेशन, द एडवर्स पार्टी में फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर जो है री एग्जामिनेशन में कोई ऐसी बात निकल के आई है कि उसको भी एक्सप्लेन किया जाना जरूरी है, उस पर कोई अन्य बातें पूछी जा सकती हैं, तब उसके लिए क्या है, जो एडवर्स पार्टी है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेगी। अब हम उस व्यक्ति की बात करते हैं जिस व्यक्ति को किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया है। अब मान लीजिए हर्षित मेहता जी हैं, हर्षित मेहता जी के पास क्या है, ये रिकॉर्ड इंचार्ज है, और इनके पास क्या है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है या और चीजें हैं, वो इनके पास अगर रखी हुई है, इन्हें डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन कर दिया गया। अब ये आए तो बेचारे के दस्तावेज लेकर के कोर्ट में खटाखट इनका क्या एग्जामिनेशन इन चीफ करा दिया, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 139 मना करता है, ए पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट। वो खाली इस आधार पर वो साक्षी नहीं होंगे, गवाह नहीं होंगे कि वो डॉक्यूमेंट को लेकर के आए हैं। ही कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज ए विटनेस। जब तक उन्हें क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता, जब तक उन्हें एज विटनेस समन न किया हो। 140 आपका विटनेस टू कैरेक्टर, जो कैरेक्टर के जो विटनेस होंगे, जो चरित्र का साक्ष्य देने के लिए जो व्यक्ति आए, उनको क्रॉस एग्जामिन और री एग्जामिन किया जा सकता है। लीडिंग क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एनी क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन होते क्या है, 147 में ये बताया। लीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जो सजेस्टिंग आंसर को सजेशन के फॉर्म में होते हैं। अब देखो लीडिंग क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि भैया जो एडवर्स पार्टी अपनी बातें, जो डिफेंस लॉयर है अपनी बातें
लिखाएंगे, उनसे पूछेंगे, फिर उसके बाद एक सजेशन ये था, देखो भैया हमारा कहना ये है कि आप यहाँ पे न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे हैं, हमारा कहना ये है कि आप न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे हैं। ये क्या है? सजेस्टिंग क्वेश्चन है, लीडिंग क्वेश्चन जिसे, क्योंकि इसमें आंसर साथ में है, आंसर जिस आंसर को हम चाह रहे हैं उसका सजेशन साथ में दिया है। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर द पर्सन इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव। हम ये चाह रहे हैं कि हमें ये कहलवाना है कि आप झूठी गवाही दे रहे हैं, तो इस सजेशन के साथ हमने कहा, ये हमारा मानना है कि सर ये डिफेंस कहलवा रहा है। वैसे कहलवाएगा, क्योंकि लीडिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया एग्जामिनेशन इन चीफ में थोड़ी कहलाया जाएगा कि झूठी गवाही है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में उसका एग्जाम जो उसका विटनेस को क्रॉस किया जाएगा, भाई क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस ही है कि जो विटनेस आया है जिसका चीफ हुआ है, हम उसे अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, उसकी विश्वसनीयता को खत्म करना है, तो इसलिए हम यही कहवाने की कोशिश करेंगे भी हमारा मानना है आप न्यायालय में झूठी गवाही दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो विटनेस है उसकी तरफ से ये क्वेश्चन आएगा, नहीं यह कहना गलत होगा कि मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ, उसका आंसर यही होगा इसका। तो ठीक है, अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन, सजेस्टिंग क्वेश्चन जिन्हें कहते हैं, सूचक क्वेश्चन जिन्हें कह देते हैं। When they must not be asked, उन्हें कब नहीं पूछा जाना चाहिए, सीधी सी बात है, उन्हें एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में नहीं पूछते जब तक कि कोर्ट की परमिशन हो। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी। एडवर्स पार्टी की जब कौन सी होगी? एडवर्स पार्टी वो पार्टी होगी जिसके द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाना है। अगर उसने कोई ऑब्जेक्शन किया है तो उस स्थिति में एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में कभी भी लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए कोर्ट में परमिशन दे दी तो फिर तो ये है कि जो प्रोसिक्यूशन है या प्लेंटिफ का पक्ष है, जो जिसने सूट फाइल किया है, फिर तो वो अपनी बातें जो वो कहलवाना चाहते हैं वो वही बात कहलवा देंगे। उनको केवल सजेस्टिंग फॉर्म में क्वेश्चन पता है, उसका आंसर वो एज इट इज देते चले जाएंगे। तो इसलिए हमेशा क्या एडवर्स पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है। और इस तरीके की जो क्वेश्चन है जो आपका 142 कहता है, एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन इनमें नहीं पूछे जाते, पूछने भी नहीं चाहिए। लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट अगर परमिशन कर दे तब उस स्थिति में क्या है, पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन कोर्ट हमेशा मना ही करता है। क्यों? देखो, कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। केवल उन मामलों में परमिट कर सकता है जो केवल परिचयात्मक हो। देखो, हमारा कहना यह है कि आपका जो नाम है वो हर्षित भारद्वाज है, हाँ ठीक है, इंट्रोडक्टरी है। हमारा देखो, हमारा कहना यह है कि आप शायद दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, हो सकता है कोर्ट परमिट कर दे, क्योंकि जो इंट्रोडक्टरी अनडिस्प्यूटेड, जिनके ऊपर कोई डिस्प्यूट रेज नहीं होता, जो एडवर्स पार्टी उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वे क्वेश्चन भी केवल और केवल लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट की परमिशन से ही होगा। और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंट प्रूव्ड, या जो पहले प्रूव किए जा सकते हैं, वो किए जा चुके हैं, उसके बारे में when they may be asked, leading question may be asked in cross examination में पूछे जाएंगे। evidence to as to matter in writing, अब मान लीजिए कोई मामला है, उसके संबंध में हर्षित जी जो क्या है गवाही देने के लिए आए, किसी कॉन्ट्रैक्ट के संबंधित या किसी ग्रांट से संबंधित, कोर्ट का क्या कहेगा तुरंत, क्या वो राइटिंग में है? मुझे हाँ वो राइटिंग में है, तो उस समय तुरंत जो एडवर्स पार्टी वो कहेगी मुझे अगर ये सारी चीजें राइटिंग में है तो इनके जो है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए जाए। ओरल एविडेंस इस तरीके से ग्राह्य नहीं होगी। एनी विटनेस मे बी आस्क्ड वायलेस अंडर एग्जामिनेशन whether any contract, grant or other disposition of property as to which he is giving evidence was not contained in document, and if he says it was, कहते हैं कि हाँ भैया वो डॉक्यूमेंट में था, और if he is about to make any statement as to the content of any document which in the opinion of court ought not to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced। कि भैया जब तक इसे रोक दिया, जब तक वो दस्तावेज नहीं आ जाता, or until fact have been proved, while which entitle the party who call the witness to give secondary evidence of it। तब तक के लिए रोक दे। explanation the witness may give oral evidence of statement made by other persons।
about the content of document if such statement are in themselves relevant fact. oral evidence किसकी दी जाएगी? अदर पर्सन के द्वारा दी जाएगी. about the content of document if such statement are in themselves relevant fact. अगर वो स्टेटमेंट जो है अपने आप में क्या सुसंगत होती है तब उनका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं. आगे देख लो भैया. क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग. अगर कोई चीज कोई स्टेटमेंट आपने राइटिंग में पहले दिया हुआ है तो उसके संबंध में आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है. ए विटनेस में बी क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट मेड बाय हिम इन राइटिंग और रिड्यूस इनटू राइटिंग. भाई कोर्ट में आप पहले ही क्या एफआईआर लिख के दी थी, उसके आप पे कंप्लेंट ने क्या अपने हाथ से लिख के दी थी राइटिंग में, उसके संबंध में उससे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्रॉस किया जा सकता है. ठीक है. एंड रेलिवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन विदाउट सच राइटिंग बीइंग शोन टू, उसे राइटिंग दिखाने की एफआईआर दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना एफआईआर दिखाए उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं. और बीइंग प्रूव्ड. बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्टिंग, अगर हम ये कहना चाह रहे हैं मतलब हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना चाह रहे हैं तो उस स्थिति में क्या है, तुरंत क्या करें, बाय हिम बाय राइटिंग द एंड हिज अटेंशन मस्ट बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. अब मान लीजिए क्या है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हर्षित भारद्वाज जी के बीच में और अनीश के बीच में, उस कॉन्ट्रैक्ट को साबित किया जाना है. हर्षित भारद्वाज जी ने कॉन्ट्रैक्ट जो है, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसमें प्रोड्यूस कर दी थी अपनी, उसके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात की थी. दूसरी पार्टी जो उसे डिस्प्यूट करना चाह रही है, अब वो कहना चाह रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट हर्षित भारद्वाज जी ने दाखिल किए हैं वे फर्जी हैं. तो इस चीज को साबित करने के लिए क्या है, वो उन्हें दिखा सकते हैं. उसकी तरफ देखो भैया, ये जो दस्तावेज आपने दाखिल किए हैं ये फर्जी है क्योंकि इस पे जो मोहर है ना, ये जो मोहर है ये फर्जी लगी हुई है क्योंकि और ना ये रजिस्ट्रार का ऑफिस में रजिस्टर्ड है. इसलिए हमारा कहना ये है कि आपके द्वारा जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं ये जेन्युइन नहीं है. इसलिए ये कहना सही उचित होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इस तरीके का आपके और अनीश जी के बीच में कोई हुआ ही नहीं था. क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन. ये सारा खींच दूं अभी या कुछ रहने दूं? रहने दो सर, सारा मत खींचो. अभी वैसे आधा ही घंटा हुआ केवल. ना सर रहने दो, सारा मत खींचो. बाकी से भी तो पूछ लूं मैं. श्रेयांश, श्रेयांश